आज हमारे पहले सेशन का टॉपिक है एम्फेसीमा। But before we start the class, please answer me in the chat. The things are okay for you, like the picture is clear. You can hear the sound too. Okay, thank you. Okay, now see emphysema. अब emphysema को आप यहाँ समझें कि ये है क्या। आप इस डायग्राम को आप देखें। ये इस वक्त जो जहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, जहाँ मैं इसको मार्क कर रहा हूँ रेड से, ये ब्रोंक्यूल्स हैं और ये ब्रोंक्यूल और थिन होके ये आखिर में एल्विला में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे बिकम एल्विला। अब ये एल्विला ये आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। अब एल्विला का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये बाकायदा ऐसे होता है, यानी एक सेक है जिसमें ऐसे पार्टीशंस होती है लाइक दिस। तो एक एल्विलर सेक जो है, इसके बहुत सारे कंपार्टमेंट्स अंदर हो जाती है। देख रहे हैं आप यहाँ कंपार्टमेंट, उनके बीच में इंटरएल्विलर सेप्टा है। अब इससे ये होगा कि ये पूरा जो एल्विलस है इसका खासा बड़ा सरफेस एरिया हो जाएगा। ये देखिए जैसे हम इसका सरफेस एरिया देखें, हम किस तरीके से ये देखें, टोटली इसका सरफेस एरिया है। अब इस सरफेस एरिया में हम यहाँ पे देखें कि ये अंदर जो सेप्टा गए हैं अपने साथ ब्लड वेसल्स लेके गए, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। इस जगह पर एयर मौजूद है, वो एयर इसको डिलीवर कर जाएगी। तो ये हर जगह, हर सेप्टा के अंदर ये ब्लड वेसल्स होती है, कैपिलरीज, जहाँ एक्सचेंज होगी केसेस की। तो इतनी बड़ी सरफेस एरिया है। अगर इनके ये सेप्टा रप्चर हो जाए, किसी वजह से डैमेज हो जाए, वजह मैं बताता हूँ आपको। अगर ये सेप्टा इसके रप्चर हो जाए तो ये जो कंपार्टमेंटल छोटे छोटे सेक का ये बहुत बड़ा, ये जो आप देख रहे हैं एक एरिया, यानी एल्विलर सेक, ये एक पूरा बबल सा बन जाएगा। एक बड़ा सेक बन जाएगा लाइक वेन, क्योंकि उसके सेप्टा रप्चर हो गई। से देखिए वाल रप्चर हो गई। ये देखिए यहाँ से ये वाल, ये छोटी छोटी वाल्स मौजूद हैं, तो ये कंपार्टमेंटल है। लेकिन इसके बीच में अगर वाल्स रप्चर हो गई तो ये देखिए बड़ा सा, वरना ये ऐसे होता लाइक दिस, तो ये कंपार्टमेंटल होता और उसकी सरफेस एरिया इस तरीके से ऐसे ऐसे करते हुए बढ़ती। लेकिन क्योंकि आप एक ही यहाँ पर एल्विलस बना रहे हैं, एक ही यहाँ पर बड़ा सा एक सेक बना रहे हैं, तो उसकी सरफेस एरिया बहुत कम हो जाएगी। और सरफेस एरिया ही कम नहीं हो जाएगी, बल्कि उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि एयर अंदर तो आप भेज सकते हैं। एयर के बाद जैसे ही इतना एक्सपेंड हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो इसके अंदर जो ब्रोंक्यूल्स एंड हो रहे हैं यहाँ पर, वो कोलैप्स हो जाएंगे और ये एयर अंदर ट्रैप हो जाएगी। और ट्रैप ही नहीं, बल्कि कभी कभी तो इतनी एयर ट्रैप हो जाएगी कि इवन ये जो बड़ा सा जो आप एल्विलस देख रहे हो, जो अब कंपार्टमेंटल नहीं रहा, ये रप्चर हो सकता है। और अगर ये रप्चर इस जगह पे हुआ जिसके ऊपर ये विसरल प्लूरा लगा हुआ है, तो विसरल प्लूरा भी उसके साथ रप्चर हो जाएगा। वो एयर जो आप अंदर ले रहे हो वो प्लूरल स्पेस में आ जाएगी, जिसको हम न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। तो इतने बड़े प्रॉब्लम्स यहाँ हो सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर फॉर एग्जाम्पल सरफेस एरिया कम है तो जाहिर है ऑक्सीजनेशन भी कम होगी, क्योंकि इस सेप्टा के बीच में तो ब्लड वेसल्स आ रही थी, वो जाहिर है ऑक्सीजनेशन भी कम होगी। और ऑक्सीजनेशन अगर कम हुई तो जाहिर है उसके अलावा यहाँ एयर भी ट्रैप होगा। ब्लड जो आप अंदर जो एयर आप लेके जा रहे हो, उसमें आपको शार्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगी, क्योंकि ऑक्सीजनेशन कम होने की वजह से आपको ऑक्सीजन ब्लड में कम मिलेगी। कम मिलेगी तो सेल्स को कम मिलेगी, ऑक्सीजन हाइपोक्सिक चेंजेस होंगी, और इसका असर जो है आपके ब्रेन पे पड़ेगा। और ब्रेन जो है वो आपके रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाएगा। अब मामला सिर्फ ये नहीं होगा, बल्कि जब इन कैपिलरीज के ऊपर ये देखिए, ये कैपिलरीज आस्ते आस्ते डैमेज होना शुरू हो जाएंगी और ये एल्विलर सेप्टा खत्म होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से एल्विला ये बड़े एल्विला हो जाएंगे इस तरीके से। तो जाहिर है इसका असर जो है हमारे हार्ट पे भी पड़ेगा, क्योंकि हार्ट का जो राइट साइड है
ये ब्लड को पंप कर रहा है टू द लंग्स। हालांकि कसूर हार्ट का नहीं है, हार्ट में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम उसका हार्ट अब फील करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि लंग में गड़बड़ है। तो लंग के अंदर क्योंकि कैपिलरीज के अंदर डैमेज बहुत ज्यादा हो रहा है, एल्वियुलर रप्चर हो रहे हैं, तो कैपिलरी प्रेशर वहां पर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, यानी पल्मोनरी जो प्रेशर है यहाँ पर ब्लड का वो बढ़ जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से इसका इफेक्ट जो होगा वो राइट हार्ट पे पड़ेगा, यानी राइट वेंट्रिकल पे। और राइट वेंट्रिकल इस डैमेज्ड फील्ड के अंदर जहां पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, ज्यादा फोर्स से ब्लड पंप करने की कोशिश करेगी, इससे आपका राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी हो जाएगी और ये राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की तरफ जाएगा। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर से आपको पता है कि एट्रियम पर असर पड़ेगा, इसका इंफीरियर सुपीरियर वेना के वहां पे, इससे जेवीपी भी रेस्ट होगी और साथ में एपिडल एडिमा भी होगा, और इसके साथ साथ हेपेटोमेगेली भी होगी, कंजेशन जिसको हम नटमेग लिवर वगैरह कहते हैं, और असाइटिस भी हो सकती है। तो ये मसला, ये राइट हार्ट फेलियर का मसला है। किस वजह से? लंग के प्रॉब्लम की वजह से, जिसको हम कहते हैं कॉर पल्मोनेल, इसको हम कॉर पल्मोनेल कहते हैं। ये प्रॉब्लम्स, इसको मिला के हम कहते हैं, यानी कॉर पल्मोनेल इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, जिसमें मैंने बताया कि उसके एल्वियुलाई के जो वाल्स हैं वो रप्चर हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े एल्वियुलाई बन रहे हैं और एयर अंदर जा तो रही है लेकिन ट्रैप हो रही है, और इस कंडीशन को हम एम्फेसिमा कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एल्वियुलाई नॉर्मल कैसे हैं, और जब एल्वियुलाई के सेप्टा टूटेंगे और ये इतने, तो बल्जिंग कैसे हो जाएगी। ये देखिए कितने मोटे हो गए, बिल्कुल ऐसे बलून की तरह। और देखिए यहाँ से ये बड़े बड़े एल्वियुलाई, सेप्टा नहीं है, वरना इनका सेप्टा इस तरीके से सेप्टा होते तो ये, तो यहाँ से ये रप्चर हो गया। अब क्या इसके सिम्टम्स होंगे? मैंने बताया सबसे बड़ा जो सिम्टम है, जहां से ये ग्रेजुअली होगा, जाहिर है ये डैमेज एक साथ नहीं हो जाता। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो होगी वो एक्यूट नहीं होगी, ये बिगिंस ग्रेजुअली, ये आस्ता आस्ता होगा। यानी आप अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन आपको इनफ प्रोवाइड नहीं हो रही है, इसका मकसद क्या हो गया? इसका मकसद ये हुआ कि आप अगर काम करेंगे, एक्सर्शन करेंगे, तो आपको ज्यादा एयर की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम पर एक्चुअली आप फील करेंगे डिस्निया, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उस टाइम पर आप फील करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगी डिजीज आगे, और बहुत सारे एल्वियुलाई टूट के, उनके वाल्स टूट के बड़े बड़े एल्वियुलाई के बबल्स बन चुके होंगे, तो फिर आपको इवन रेस्ट में भी डिस्निया फील होगी, लेकिन ये टाइम लेगा। तो ब्रीदिंग में आपको डिफिकल्टी होगी, हाइपरवेंटिलेशन होगी, अंदर एयर ट्रैप हो जाएगा, साथ में ब्रोंकाई जो है वो, क्योंकि एल्वियुलाई अंदर इस तरीके से बड़े बबल्स बन गए हैं, तो वो ब्रोंकाई पे प्रेशर डालेंगे, इस वजह से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन और इससे वीजिंग भी हो सकती है, वेट लॉस वगैरह, फटीग, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, ये सारी चीजें इसके साथ यहाँ पर आपको मिलेंगी। उस बताया मैंने, एंकल पर स्वेलिंग हो सकती है, ये कॉम्प्लिकेशन जब होगा राइट हार्ट फेलियर, ये कॉर पल्मोनेल जब होगी ना, तो फिर आपको इवन स्वेलिंग ओवर दी एंकल्स में नजर आएगी, पीडल एडिमा, ये राइट हार्ट फेलियर की वजह से, कॉर पल्मोनेल की वजह से। अब इसके काजेज क्या है? अब जाहिर है काजेज इसके बहुत सारे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो काज है वो टोबैको स्मोक है। उसके बाद है मैरिजुआना स्मोक, मैरिजुआना आप समझ सकते हैं, चरस को कहते हैं, चरस। इसका दी मैरिजुआना स्मोक, एयर पोल्यूशन, केमिकल फ्यूम्स, किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं या, तो वहां पर जो आपका पेशेंट है वो फ्यूम्स जो है वो इनहेल कर रहा है, वहां उसको प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं है अगर फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे प्रॉब्लम्स वहां पर हो सकते हैं यहाँ पर। या बहुत ही रेयर एक इनहेरिटेड डेफिशिएंसी होती है एक प्रोटीन की, उसको हम कहते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो है, ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन अगर इनहेरेंटली डेफिशिएंट हो किसी पेशेंट के अंदर, तो फिर उसकी जो कोलैप्सिंग टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है इसके अंदर इलास्टिक टिश्यू होता है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन वहाँ नट इलास्टिक टिश्यू, एक तरह से समझ लो कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से जो कोलेजन वगैरह होता है उसकी क्वांटिटी बहुत बड़ी हुई होती है, उस वजह से वो कोलैप्स हो जाता है।
अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, इसको हम बाद में देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर अब इसके रिस्क फैक्टर्स में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर मैंने बताया, इट इज स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकर्स खास तौर पर, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सिगरेट स्मोकर, सिगार और इवन पाइप स्मोकर जो है ये भी ऑलमोस्ट इक्वली ससेप्टेबल है। उसके बाद एज, बताया हमने कि इवन टोबैको स्मोकर्स भी जो होंगे ना, एम्फिसीमा उनकी शुरू तो बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन उनके सिम्टम्स सही मानों में अपीयर होना शुरू हो जाते हैं 40 और 60 के एज में आते हैं, तो दे विल एक्सपीरियंस द सिम्टम्स। तो इसका मकसद है एज एक रिस्क फैक्टर है। एक्सपोजर टू सेकंड हैंड स्मोक, ये वही है जो पैसिव स्मोकर्स है, एनवायरनमेंट में वो टोबैको स्मोक, वो दूसरों दोस्तों के साथ या जैसे सिनेमा में आप बैठे हुए हैं, लोग वहां सिगरेट अगर पी रहे हैं, तो वहां से आपको सेकंड हैंड स्मोक, यानी समझ लो कि आप पैसिव स्मोक करें, एक तरह से आप भी पी रहे हैं, आप भी स्मोकिंग कर रहे हैं एक तरह से, कि इन दी एंड स्मोक इनहेल तो कर रहे हैं आप भी। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू द फ्यूम्स एंड डस्ट, बताया हमने कि केमिकल्स और डस्ट जो खास तौर पे कॉटन डस्ट है, जैसे वुड है या माइनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह की जो डस्ट है, ये अब बार बार आप इनहेल कर रहे हैं, प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे, या इस किस्म की चीज, या उसकी एग्जॉशन अच्छी नहीं है अगर उसको रूम की, तो ये रिस्क जो है वो इवन स्मोक से भी ज्यादा डेंजरस है, ग्रेटर रिस्क, इसकी रिस्क जो है ना ये स्मोकिंग से ज्यादा है ऑक्यूपेशनल। या फिर मैंने आपको बताया लंग कोलैप्स हो जाए, या इवन एम्फेसिमा के साथ लंग कोलैप्स हो जाए। कोलैप्स क्यों होगा? क्योंकि एयर अंदर आप ड्रा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये एल्वियस ऐसे है, ये इसके सेप्टा टूटे हुए हैं, वो ये बड़ा सा बोलस है, तो इसके अंदर जो है एयर ट्रैप हो जाएगी, क्योंकि एकदम से प्रेशर बढ़ेगा तो ये एल्विला, ये इसके ब्रोंकाई जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, तो एयर अंदर आएगी जरूर लेकिन जा नहीं पाएगी, तो यहाँ पर ये ट्रैप हो जाएगी एयर। जब ट्रैप हो जाएगी तो ये ब्रोंकाई जो है इस तरीके से यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे, और जब ये ट्रैप हो जाएंगे तो दूसरे एल्विला पे प्रेशर डालेंगे और उनमें भी अंदर एयर नहीं आ सकेगी, तो एक तरह से कोलैप्स हो जाएगा। ये लंग जो है वो ये लाइफ थ्रेटनिंग है इन केस। और उसके बाद न्यूमोथोरेक्स तो मैंने बताया आपको, तो न्यूमोथोरेक्स इसलिए होगा क्योंकि आप अगर लंग पे यहाँ मौजूद हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप लंग देख रहे हैं यहाँ पर, तो लंग के ऊपर आप देखें कि ये इस तरीके से बबल अगर बड़ा बन गया यहाँ पर रप्चर हो गया, तो ये ऊपर जो चढ़ा हुआ है विसरल प्लूरा उसको भी रप्चर कर देगा, और रप्चर कर देगा तो एयर जो ब्रोंका से आई है वो प्लूरल स्पेस में आ जाएगी। और प्लूरल स्पेस में आ गई तो इसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर आ जाएगा और हम इसको न्यूमोथोरेक्स कहेंगे, और न्यूमोथोरेक्स की वजह से और लंग कोलैप्स होगा क्योंकि बाहर से प्रेशर आएगा बहुत ज्यादा। दिस इज कॉल्ड न्यूमोथोरेक्स। उसके अलावा हार्ट के प्रॉब्लम्स हुई, अभी आपको मैंने बताया, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी से पंप हो रहा है फ्रॉम द राइट हार्ट टू द लंग्स, और लंग्स में क्योंकि डैमेज बहुत ज्यादा है तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, क्योंकि कैपिलरीज जो वहां मौजूद है उन पर प्रेशर पड़ेगा, तो ये प्रेशर जो होगा अब राइट हार्ट पे पड़ेगा, तो राइट हार्ट विल एक्चुअली शो यू द प्रेशर, वहां से राइट हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा तो राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, और इसी से फिर मैंने बताया कि जेबीपी रेज्ड होगा और रिपीटेड एडिमा वगैरह। तो रिपीटेड एडिमा का काज जो है वो दरअसल ये है, और उसको हम कहते हैं कि हु इज रिस्पांसिबल, लंग रिस्पांसिबल है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है, तो उसको कहते हैं कोर पल्मोनरी। कोर पल्मोनरी मींस हार्ट प्रॉब्लम और कार्डियक फेलियर ड्यू टू पल्मोनरी काज। ये न्यूमोथोरेक्स जो मैंने आपको बताया, बड़े जो बबल्स जैसा बन जाएगा एल्विलस, एम्प्टी स्पेस एक तरह से, जिसको हम कहते हैं बुला, और जाइंट बुला अगर फॉर एग्जांपल प्रेशर बढ़ गया तो वो रप्चर हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे तो इससे न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इसकी आप? प्रिवेंशन इसकी होगी, पहला काम, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है ही स्मोकिंग, आज इसका स्टॉप स्मोकिंग। न सिर्फ स्मोकिंग स्टॉप करें बल्कि उसके साथ साथ सेकंड हैंड स्मोक भी, यानी पैसिव स्मोकर भी ना हो, उस जगह भी न जाए जहाँ एनवायरनमेंट में आपको स्मोक मिल रहा है। केमिकल फ्यूम्स और डस्ट अगर आप इससे एक्सपोजर है आपका ऑक्यूपेशनली, तो वहां पर आपको मास्क प्रोटेक्ट करेगा, और मास्क पहने जरूर ऐसी जगहों पर जहां पर मौजूद हैं
इस किस्म के केमिकल फ्यूम्स जो आपको ऑक्यूपेशनली या आपके पेशेंट ऑक्यूपेशनली उस जगह पर अगर पोस्टेड है और उस काम में वो जाहिर है उसका 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 प्रोफेशन है ये, तो फिर वो अपने आप को, अपने लंग्स को बचाए, वो फ्यूम्स अंदर ना इनहेल करे। अब डायग्नोसिस कैसे होगी? डायग्नोसिस जाहिर है पहले आप उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। ये हमेशा 3 चीजें हम देखते हैं यहाँ पर। एक मेडिकल हिस्ट्री, पहले आप उसकी हिस्ट्री लें, फिर उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद टेस्ट। तो फिजिकल हिस्ट्री में आप देखें, आपको फिजिकल हिस्ट्री आप जब लेंगे तो आएगा ही जाहिर है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आपके पास मेन सिम्टम है इसका। उसके बाद आप एग्जामिन करेंगे, वीज मिल सकता है आपको, और फिर उसके कुछ लैब टेस्ट कराएं जैसे स्पायरोमीट्री। स्पायरोमीट्री में आप देखेंगे कि कितना एयर जो है वो अंदर इनहेल कर पा रहा है, कितना बाहर निकाल रहा है। ये बेसिकली ये खुद ये भी, और इसकी एक बड़ी वजह जो है वो फिर इन्फेक्शंस भी हैं जैसे ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से भी एम्फाइसीमा होती है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ये और एम्फाइसीमा खुद, इसको मिला के हम एक्चुअली सीओपीडी कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो जाहिर है आपको पता नहीं होगा कि ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है कि ये एम्फाइसीमा का है, तो जाहिर है आप फर्दर टेस्ट कराएंगे, लेकिन एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि ये सीओपीडी का पेशेंट है। आप चेस्ट एक्सरे भले कर लें, लेकिन समझ लें कि सिर्फ एडवांस्ड एम्फाइसीमा को रूल आउट करने के लिए, ताकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का एक काज हमें समझ में आ जाए। लेकिन असल जो आपको डायग्नोसिस मिलेगी वो सीटी स्कैन से मिलेगी। इट्स द मोस्ट यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग एंड डायग्नोसिंग द एम्फाइसीमा। खास तौर पे जब एम्फाइसीमा की वजह से आगे चल के आपको इवन सर्जिकल कैंडिडेट अगर हो या सर्जरी करानी पड़े, फिर तो आपको सीटी स्कैन की बहुत जबरदस्त जरूरत पड़ेगी। वहाँ जो बाकायदा आइडिया मिलेगा आपको कि कौन सा एरिया किस जगह पर कितनी इंटेंसिटी के साथ ये रप्चर हुए हैं एल्विलाई और डैमेज्ड हैं, जिनको हमें बाहर निकालना है, खत्म करना है, ताकि फर्दर बाकी बचे हुए लंग्स को इनफ ऑक्सीजन, इनफ उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, उसको इनफ ब्लड प्रोवाइड हो, और उसके साथ साथ उसका प्रेशर कम हो, पल्मोनरी हाइपरटेंशन कम हो जाए। उसके लिए सर्जरी, जब सब कुछ फेल हो जाता है तो फिर सर्जरी की जाती है। लैब टेस्ट में हम यहाँ पर आर्टीरियल ब्लड गैसेस देख सकते हैं, रेडियल आर्टरी से या यूनिफिमोरल आर्टरी से सैंपल लेके आप उसको टेस्ट के लिए भेज सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितनी गैसेज हैं। ये आर्टीरियल ब्लड गैसेस, एबीजीज कहते हैं इसको। लंग फंक्शन मैंने बताया, स्पायरोमीटर एक कंप्यूटराइज मशीन होती है जिससे आप अपने लंग फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं कि कितना एयर आप अंदर ले रहे हैं, कितना आप फर्स्ट सेकंड में आप कितना फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है आपका। ये पूरी चीजें यहाँ से आपको मिल सकती हैं। उसके बाद आप उसकी मेडिकल थेरेपी, मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे ब्रोंकोडायलेटर यूज किए जा सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका इवन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कम होगी, कफिंग वगैरह में रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि आपके जो ब्रोंका हैं वो जो कंस्ट्रिक्टेड वो अब डायलेट हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे उसकी स्मूथ मसल्स। अगर इन्फ्लेमेशन है जो होती है उमन, तो कार्टिकोस्टेरॉइड्स इनहेल किए जा सकते हैं स्प्रे के थ्रू, इससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। और अगर इन्फेक्शन है, फीवर वगैरह है, इन्फ्लेमेशन है, तो देन जैसे नमूनिया या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एक्यूट ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो गया है, तो देन यू हैव टू इंस्टीट्यूट एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में आप इंटर हो जाएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह, वेरियस टेक्निक्स। इससे क्या होगा, इससे इससे ब्रेथलेसनेस रिड्यूस होगी और इवन आपकी एबिलिटी टू एक्सरसाइज इंक्रीज होगी। तो ये पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ये आपको आपकी लाइफ को बेटर कर देंगी, उसकी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होगी। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इसलिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अर्ली जो केसेस होते हैं इसमें, अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्फेसिमा में, इसमें आपको वेट लूज करना होता है, बिकॉज रिस्क फैक्टर जो है वो एक तरह से वेट वेट गेन भी एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन लेटर स्टेजेस के अंदर जब वेट काफी कम हो जाता है तो यू नीड टू इवन गेन वेट। तो इसका मकसद न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशनल या आप एक डाइटिशियन के साथ एक सेटिंग करेंगे और उसके साथ बैठ के आप प्लान करोगे अपने मील्स को, डाइट को। लो ब्लड गैसेस, अगर सेचुरेशन ऑक्सीजन की सही नहीं है तो देन यू हैव टू यूज ऑक्सीजन रेगुलरली। और कुछ लोग इवन 24 आवर्स सारा दिन ही ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसे पेशेंट के अंदर उन्होंने आप यहाँ पे देखोगे कि ये सप्लीमेंटल ऑक्सीजन आपको लेनी पड़ेगी मास्क वगैरह।
अगर सर्जरी करानी पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रोसीजर में क्या होता है कि स्मॉल वेजेस ऑफ डैमेज लंग टिश्यू रिमूव किए जाते हैं, ताकि रिमेनिंग लंग जो है उसका टिश्यू अच्छे तरीके से एक्सपेंड करे और वो ब्रीदिंग आपकी इंप्रूव हो। तो वो जो खराब पार्ट है, जो रोल प्ले नहीं कर रहा ऑक्सीजनेशन में, तो उसको निकाल देते हैं। और उसके बाद अगर इससे भी काम नहीं चलता है तो देन एंड देन लास्ट रिजोर्ट के तौर पे लंग ट्रांसप्लांट, अगर सारे दूसरे ऑप्शंस फेल हो जाएं तो। लाइफस्टाइल होम रेमेडीज जो है इसमें स्टॉप स्मोकिंग, मैंने बताया यहाँ पर कि स्मोकिंग सीजेशन प्रोग्राम्स ज्वाइन करें आप, और उसके साथ साथ सेकंड हैंड स्मोक से, यानी समझिए पैसिव स्मोकर नहीं होना चाहिए आपको। रेस्पिरेटरी जो इरिटेंट्स हैं, जैसे जैसे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, जैसे बाहर आप देखें वो पेंट के अंदर से जो खुशबू आती है, इसमें भी फ्यूम्स होते हैं, कुछ परफ्यूम्स हैं इसके साथ प्रॉब्लम होता है आपको। इवन कुकिंग ऑर्डर्स जो हैं, जो कुकिंग से जो आपका इवन जो खुशबुएं होती हैं उसके अंदर भी इवन कुछ इरिटेंट्स होते हैं। इवन कभी तो इवन बर्निंग कैंडल्स जो है ना, जैसे कैंडल आपकी जैसे मोमबत्ती जल रही है तो उससे भी जो मेल्ट होता है, उससे भी जो स्मोक आता है, उसमें भी इरिटेंट्स होते हैं। और इवन जो आपके इवन एयर कंडीशनर वगैरह हैं, इनके फिल्टर्स भी जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ रखने चाहिए। एक्सरसाइज आप रेगुलर करें ताकि लंग कैपेसिटीज इंक्रीज हो, उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में कमी आएगी। कोल्ड एयर से, क्योंकि कोल्ड एयर जो है वो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करती है, ब्रोंकोस्पाज्म, इस वजह से यहाँ पर ब्रीदिंग और डिफिकल्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट किस्म के स्कार्फ या कोल्ड एयर मास्क मिलते हैं, ये फार्मेसी की शॉप पे मिलते हैं। तो जब भी आप एक्सरसाइज के लिए जाएं या बाहर इवन ठंडी वेदर में अगर जाएं तो आपको ब्रोंकोस्पाज्म से अपने आप को बचाएं। तो कोल्ड एयर मास्क या सॉफ्ट स्कार्फ यूज कर सकते हैं। वैक्सीनेशन, अगर फॉर एग्जांपल एनुअल फ्लू वैक्सीन और या इवन नमूनिया वैक्सीन, विद द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर आप देखेंगे कि किस किस्म की वैक्सीन इस्तेमाल, ताकि प्रोटेक्शन मिल जाए, क्योंकि एक्सजर्बेशन हो सकती है, क्योंकि अगर उसके साथ नमूनिया भी हो गया एम्फेसिमा के साथ तो दिस कैन कॉज बिग प्रॉब्लम्स। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को रोकें, अवॉइड करें कांटेक्ट, खासतौर पे अगर फॉर एग्जांपल सोसाइटी में आप जा रहे हैं बाहर, जैसे अभी देख रहे हैं आप कोरोना वायरस वगैरह, तो आप क्या करें, फेस मास्क इस्तेमाल करें, नंबर 1। उसके बाद हैंड्स वॉशिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी हाफ एन आवर के बाद आप हैंड वॉशिंग करें, उसके साथ अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स जो है ना अपने साथ रखें। ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से। लेकिन अगर हो गई तो फिर एंटीबायोटिक फौरी तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर उससे बचने के लिए इवन आप वैक्सीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है टॉपिक था एम्फेसिमा। आपने यहाँ पर देखा एम्फेसिमा में कि पहले एम्फेसिमा के इसकी डेफिनेशन के है क्या, फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका काज क्या है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं इसके। इन रिस्क फैक्टर्स के अलावा आपने यहाँ पर देखा कि पेशेंट जो है वो किन साइंस एंड सिम्टम्स के साथ हमारे पास आ रहा है, हमने इसको डायग्नोस कैसे किया। जैसे मैंने बताया, इसकी हिस्ट्री लेंगे आप, फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर टेस्ट। टेस्ट में कुछ लैब टेस्ट और कुछ इमेजिंग। इमेजिंग में फिर देखा आपने एक्सरे, एनसीटी। लैब में आप इवन सीबीसी करा सकते हैं, उसके साथ साथ है एबीजीज, रेगुलर बेसिस। उसके बाद डायग्नोस के बाद आप फिर ट्रीटमेंट देंगे उसका। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट है, कुछ फिजिकल ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरेपी वगैरह, और उसके साथ है सर्जिकल ट्रीटमेंट, या उसके बाद आप उसको लाइफस्टाइल रेमेडीज बताएंगे। तो ये एक टॉपिक है जो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये एक्चुअली क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसिमा को एक्चुअली मिला के ही हम कहते हैं सीओपीडी, और अस्थमा भी उसमें शामिल है। अंडरस्टैंड, सो दिस वाज योर टॉपिक। आप 12 बजे दोबारा फिर लॉग ऑन करेंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग some clinical scenarios for exam point of view.